नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बजट सत्र के दूसरे चरण के आज दूसरे दिन भी संसद में हंगामा देखने को मिला। क्या रही संसद के गलियारों से बड़ी खबर, दिखाएंगे विस्तार से। होगी बात राहुल गांधी के बयान पर मचे घमासान की भी। बताएंगे आरएसएस की बैठक में किन बड़े मुद्दों पर हुआ मंथन। होगी बात खेल और अर्थजगत की भी बड़ी खबरों की। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लंदन में दिए राहुल गांधी के बयान पर संसद के दोनों सदनों में घमासान जारी। सरकार ने फिर की राहुल गांधी से माफी की मांग। कहा राहुल ने किया देश के लोकतंत्र का अपमान। कांग्रेस का इनकार। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित। राहुल के बयानों पर बीजेपी सांसदों को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा भारत महाशक्ति के रूप में उभरा, लेकिन विदेश जाकर कर रहे हैं देश को अपमानित। संसद में राहुल गांधी की हाजिरी पर भी उठाए सवाल। देश में नक्सली हिंसा पर लगी प्रभावी लगाम। प्रभावित जिलों में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 2010 के मुकाबले 2022 में 77% की कमी। लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी। हिंसा के चलते सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की मौत में भी 90% की आई कमी। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित। सरकारवाह दत्तात्रेय होसवाले ने कहा भारत का सही नैरेटिव सामने रखने की जरूरत। समान सेक्स विवाह पर केंद्र सरकार के रुख का किया समर्थन। रिकॉर्ड 9 दिनों में ही नीट पीजी 2023 का रिजल्ट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। रिकॉर्ड समय में परिणाम घोषित करने पर मांडविया ने की एनबीईएमएस की सराहना। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई दर में बड़ी गिरावट। थोक मुद्रास्फीति दर घटकर 3.85% हुई। जनवरी में थी 4.73%। 2 साल में सबसे निचले स्तर पर। पाकिस्तान में जारी है हाई वोल्टेज ड्रामा। तोशाखाना मामले में इमरान खान को गिरफ्तार करने हेलीकॉप्टर से पहुंची पुलिस। पीटीआई कार्यकर्ता भी आवास के बाहर जमकर हो रहा है पथराव। इमरान के वीडियो मैसेज जारी कर कहा मेरे जेल जाने पर भी जारी रखें संघर्ष। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के संभावित खतरों से निपटने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने कसी कमर। ऑकस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी 3 परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियां। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच बैठक में हुआ फैसला। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मंगलवार को बजट सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी के विदेश में भाषण पर सत्ता पक्ष और सरकार पर विपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सदन बाधित रहा। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने दोनों सदनों को चलाने की तमाम कोशिश की, लेकिन हंगामे के चलते कामकाज बाधित हुआ। बजट सत्र के दूसरे दिन भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों बाधित रहीं, जिसके चलते कामकाज प्रभावित हुआ। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राहुल गांधी माफी मांगे के नारे के विरोध में विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने अपील की कि प्रश्नकाल के बाद पर्याप्त समय दिया जाएगा, आप नोटिस दीजिए, हर विषय पर बहस के लिए मौका मिलेगा। प्रश्नकाल के बाद माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। 181 माननीय सदस्यों को महत्वपूर्ण विषय पर उठाने की अनुमति होती है।
सदन चले, मेरी ऐसी मंशा है। चर्चा हो, डिबेट हो, आप अपनी अपनी बात रखें। वहीं राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश में भारत की संसद के अपमान किए जाने को लेकर उनसे माफी की मांग की और समस्त संसद के द्वारा उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की भी बात कही। पार्लियामेंट के हम सभी के स्वाभिमान के साथ जुड़ा है। जिस प्रकार से विदेशी धरती में जाके भारत का अपमान किया गया, भारत के सब संस्थानों का अपमान किया गया और विशेषकर पार्लियामेंट का अपमान किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी पर देश के अपमान करने का आरोप लगाया। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। राहुल गांधी द्वारा माफी मांगे जाने के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने साफ किया कि माफी का सवाल ही नहीं है। क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफी मांगना है? माफी तीन लोगों को मांगना चाहिए, कोई परवाह नहीं, हमें जो मर्जी कर ले। बजट सत्र के दूसरे दिन भी गतिरोध रुक नहीं पाया है, लेकिन बजट सत्र के कामकाज के लिहाज से देखें तो अभी तमाम मंत्रालयों के कामकाज पर घंटों चर्चा होनी है। विक्रमजीत सिंह, राजेश राज और विकास सारथी के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान के बाद से घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी भाजपा के सांसदों ने संसद परिसर में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया तो भाजपा ने राहुल गांधी की संसदीय गंभीरता पर भी सवाल खड़े किए हैं, उनसे माफी की मांग की है। इस बीच आरएसएस ने भी राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनसे भारतीय लोकतंत्र पर प्रहार न करने से बचने की सलाह दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भारतीय लोकतंत्र विरोधी बयान के बाद संसद के दोनों सदनों में हंगामा मचा ही है। सदन के बाहर भी जोरदार सियासत जारी है। तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर है राहुल गांधी। बीजेपी के अनेक सांसदों ने संसद भवन परिसर में राहुल गांधी के बयान को लेकर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की। उसके नाम मान रही है और देश ऊंचा जा रहा है, और दूसरी तरफ आप जाकर बोलो कि नहीं भारत में लोकतंत्र चरमरा गया है, भारत में लोकतंत्र नहीं है, हमको बोलने नहीं दिया जाता। आप देखो कितने दिन वो सदन में आते हैं, कितने दिन सदन में बोलते हैं, कितने दिन सदन में बैठते हैं, ये तो आकलन का विषय है। बीजेपी का कहना है कि राहुल ने भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए दूसरे देश से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। यह भारत के लोकतंत्र का और संसद का अपमान है। संसद में राहुल का माइक बंद करने के आरोपों पर भी बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि वो दुनिया भर में कहते हैं कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, जबकि सदन में उनकी उपस्थिति बहुत कम है। We are telling for two things. You have said that my mic will be switched off, which is a wrong thing, and it is a aspersion, throwing aspersion on speaker. Second thing, and he has invited the US and other countries to intervene in India's matter. These are the two grave concerns. That's why we are demanding and we will continue to demand the apology from Mr. Rahul Gandhi. जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। ये जो घटना है, ये घटना देश को अपमानित करने वाला है, देश के खिलाफ साजिश है। इनके जो टूल किट समय समय पर आते रहता है, उसके नेतृत्व में ये ऐसी चीजें करते रहते हैं। आरएसएस ने भी राहुल पर हमला करते हुए साफ कहा है कि वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से चलते हैं। संघ के मुताबिक राहुल गांधी को राजनेता होने के नाते ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। इन्होंने हिंदुस्तान में संविधान को इस प्रकार किया, हिंदुस्तान को जेल बनाया था, उन्होंने आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी। उनको लोकतंत्र के बारे में कहने के नैतिक अधिकार है क्या, देश पूछना चाहिए। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड के हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी
संघ को अपने अनुभव से देख रहे, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी के बयान के समर्थन में खड़ी है। Congress party has also talked about India's democracy abroad, but it has never invited any foreign intervention. कुल मिलाकर राहुल के बयान पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष जहां माफी पर अड़ा है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के बयान को गलत मानने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर पर एमएफ हुसैन की पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव डालने के मामले में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एफएटीएफ की रिपोर्ट कांग्रेस के भ्रष्टाचार का एक और नया मॉडल है। एफएटीएफ की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया। एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी। टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। राज्यसभा में भारत को मिले 2 ऑस्कर अवार्ड्स पर समूचे सदन ने देश को मिली सफलता पर बधाई दी है। सभापति ने कहा कि यह देश के लिए गौरव के पल है और पूरा राष्ट्र आनंदित है। राज्यसभा में सदन की शुरुआत होते ही भारत को मिले 2 ऑस्कर अवार्ड पर समूचे सदन ने बधाई दी और कहा कि यह भारत के लिए गर्व का क्षण है। सभापति ने कहा कि द एलिफेंट विस्पर्स के साथ जुड़ी हुई दोनों महिलाएं जानी मानी कलाकार हैं। RRR के लेखक सांसद हैं। ये हमारे लिए और भी खुशी की बात है। Won the best documentary short film Oscar and the song नाटू नाटू। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऑस्कर जीतने वालों को बधाई दी और कहा कि अब भारत के संगीत की धुन पूरी दुनिया में बज रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह ब्रांड इंडिया के आने की शुरुआत है, जिसमें लोकल टू ग्लोबल को पहचान मिली है। जिस तरह से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक नहीं 2 अवार्ड्स पाने का काम किया है, सब फिल्म की धूम यहाँ पर थी ही, लेकिन इंडियन फिल्म कंटेंट को आज दुनिया ने, और मैं कहूं ब्रांड इंडिया हैज अराइव्ड। इस अवसर पर नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों पुरस्कार भारत का सम्मान है। The world today is recognizing that sustainability has become core to our philosophy. And finally, sir, RRR, the script writer is an honorable member of parliament, Mr. V.V. Prasad. I think we all owe a debt of gratitude to acknowledge Mr. V.V. Prasad's contribution. नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विजेताओं को बधाई दी और कहा कि दोनों पुरस्कार भारत की पहचान और उसके सिनेमा जगत की ओर दुनिया की तरफ से बेहतरीन झुकाव है। Awardees and particularly first time such an award is given to this Natu Natu and also to the elephants, these things. ऑस्कर में मिले दोनों पुरस्कारों पर सदन में मौजूद तमाम दलों के सांसदों ने विजेताओं को बधाई दी और कई तरह के सुझाव भी दिए। विक्रमजीत सिंह, ऋषि कुमार और विकास सारथी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। आरएसएस की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिन की बैठक आज खत्म हो गई। 3 दिनों तक इस बैठक में तमाम मुद्दों पर मंथन हुआ तो कैसे देश और आम लोगों की तरक्की के लिए काम किया जाना चाहिए, इस पर भी विस्तार से बात रखी गई। बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए तो अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए भी कैसे काम किया जाए, इस विषय पर भी विस्तार से मंथन हुआ। बैठक के बाद प्रेस वार्ता से क्या कुछ बड़ी बातें निकली, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्थापना के शताब्दी वर्ष 2025 से पहले शाखाओं का विस्तार मंडल स्तर तक करने और विस्तार के साथ
गुणात्मक सुधार करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा के समालखा में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में भारत का सही नैरेटिव सामने रखने की बात की गई, साथ ही सही इतिहास बताने की जरूरत भी बताई गई है। प्रस्ताव में सामाजिक दृष्टि से 5 विषयों अस्पृश्यता मिटाने, परिवार की वैल्यू बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि देश के आने वाले 25 साल अमृतकाल घोषित हुए हैं, जिसका स्वागत होना चाहिए। देश के नैरेटिव बदलने चाहिए। भारत के प्रश्न पत्र को भारत के उत्तर होना चाहिए। भारतीय चिंतन के, जीवन दर्शन के बहुत सारे विषय हैं, उसको विकृत करने के कुछ लोगों ने प्रयत्न भी किया है देश विदेशों में। भारत के बहुत सारे जो पॉजिटिव विषय हैं उसको भी, जो विकृत इतिहास को प्रेजेंट करने का प्रयत्न पिछले 50 साल में कई लोगों ने किया है। सही इतिहास बताना पड़ेगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि अनेक शक्तियां निहित स्वार्थों और भेदों को उभारने का काम कर रही हैं। ऐसी शक्तियां समाज में परस्पर अविश्वास, तंत्र के प्रति अनास्था और अराजकता पैदा करने के लिए नए नए षड्यंत्र रच रही हैं। प्रस्ताव में इनसे सचेत रहने के लिए कहा गया है। ये भी साफ कर दिया गया है कि संघ की शाखाओं में महिलाओं को शामिल करने पर प्रतिनिधि सभा की बैठक में चर्चा नहीं की गई है। हालांकि राष्ट्र सेविका समिति के कार्यों और हर 3 महीने में गृहस्थी कार्यकर्ताओं की शाखा लगाने का जिक्र किया गया है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने एक सवाल के जवाब में समान सेक्स विवाह पर केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया है। उन्होंने साफ कहा कि विवाह पुरुष और स्त्री के बीच ही हो सकता है। विवाह जो है एक संस्कार है। उस संस्कार के अर्थ यह है, 2 इंडिविजुअल्स दे गेट मैरिड एंड लिव टुगेदर, लेकिन वो केवल अपने लिए नहीं है, वो एक परिवार बसाते हैं। वो समाज हित में होता है, ग्राम हित में होता है। संघ इसलिए इस विषय को, जो समाज के जो रिवाज है अभी तक के, उसमें, हाँ, उसमें आधुनिक काल में कुछ दहेज के पद्धति हो गए, उसको दूर करो। मंगलवार को आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की 3 दिन तक चली बैठक हरियाणा के पानीपत के समालखा में संपन्न हो गई। इस बैठक में 1476 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष सहित संघ के सभी आनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों और आगे की योजना पर चर्चा की गई। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी। पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। हेड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप।
ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। नक्सल प्रभावित जिलों में हिंसा की घटनाओं के मामले में एक लिखित सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि LWE संबंधी हिंसा की घटनाओं में वर्ष 2010 के स्तर की तुलना में 2022 में 77% की कमी आई है। सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की मौत में भी 90% की कमी दर्ज की गई है, जो वर्ष 2010 में अब तक के सर्वाधिक स्तर 1005 से कम होकर 2022 में 98 हो गई है। हिंसा के भौगोलिक विस्तार में भी पर्याप्त कमी हुई है और वर्ष 2022 में केवल 45 जिलों में 176 पुलिस स्टेशनों में ही LWE हिंसा रिपोर्ट हुई है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2010 में अब तक के सर्वाधिक 96 जिलों के 465 पुलिस स्टेशनों में हिंसा रिपोर्ट दर्ज की गई थी। भौगोलिक विस्तार की हुई कमी को सुरक्षा संबंधी व्यय स्कीम के अंतर्गत कवर जिलों की संख्या में आई गिरावट के रूप में भी देखा जा सकता है। SRE जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90 हो गई थी और उसके बाद पुनः घटकर जुलाई 2021 में 70 हो गई है। राजस्थान में चल रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के हिंसक उग्रवाद के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 आरोपियों मोहम्मद आसिफ और सादिक सर्राफ के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट के मुताबिक PFI नेताओं कैडरों का मकसद कट्टरपंथ और भोले भाले मुस्लिम युवाओं को हथियारों के प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में विभिन्न समुदायों के बीच खाई पैदा करना था। PFI नेता विस्फोटक हथियारों द्वारा 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने की अंतिम उद्देश्य के साथ आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने की फिराक में थे। मोहम्मद आसिफ को कोटा से और राजस्थान के 12 से सादिक सर्राफ पर IPC की धारा 120B, 153A और UAPA अधिनियम 1967 की धारा 13, 17, 18, 18A और 18B के तहत आरोप लगाए गए हैं। वे PFI के प्रशिक्षित सदस्य हैं जो हिंसक कृत्यों को अंजाम देने के लिए PFI के लिए प्रभावशाली मुस्लिम युवाओं की भर्ती और कट्टरपंथी कृत्यों में शामिल थे। वे हथियारों और विस्फोटकों से निपटने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, PFI कैडरों को हथियार उठाने और हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने में भी शामिल पाए गए हैं। लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 के चौथे संस्करण का पुरस्कार वितरण समारोह राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। संसदीय लोकतंत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए 8 अलग अलग श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार वितरण समारोह से पहले लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने हिस्सा लिया। लोकमत नेशनल कॉन्क्लेव में बोलते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आप नेताओं और लालू प्रसाद परिवार के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर कहा, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री के बजाय कुछ और ही विभाग के मंत्री हैं। सत्येंद्र जैन को लेकर उन्होंने कहा कि अगर वो इतने पाक साफ हैं तो 8 महीने से उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने न जाने सैकड़ों बार बोला होगा, सत्येंद्र जैन बहुत ईमानदार, सत्येंद्र जैन बहुत ईमानदार है, भारत रत्न दे दो। अरे भाई इतना ईमानदार है तो 8 महीने से जेल में क्यों सड़ रहा है? बेल क्यों नहीं मिल रही? शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया जी जेल में है। शिक्षा के मॉडल की क्या बात करते हो? शराब मंत्री है जी, शराब घोटाला किया है, सैकड़ों करोड़ रुपए खा लिए गए, 4% से कमीशन 12% कर दी। ये मैंने पहली पार्टी ऐसी देखी जो झूठ इतनी सफाई से बोलती है। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र में कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपनी भूमिकाएं होती हैं, जिसका वो निर्वहन करते हैं।
The law must be enacted by the Parliament of India because Parliament of India reflects the will of the people. Court can definitely interpret into many things. Court can also go into certain issues which requires some clarity in terms of correct interpretation. We have no issue on that. भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि न तो उन्हें भारतीयता का ज्ञान है और न ही भारतीय होने पर गर्व है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी मिलने गए तो राहुल गांधी जी, उनका बयान है, उसमें क्या सच है क्या झूठ है वो तो राहुल गांधी जी जानते होंगे बेहतर, कि वो बात करने के बजाय कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। तो हालात कौन पैदा करता है? इससे पहले के वर्षों में इस पुरस्कार से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को नवाजा जा चुका है। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात महंगाई से जुड़े आंकड़ों की। देश में जनवरी के मुकाबले फरवरी में थोक महंगाई दरों में कमी आई है। सरकार ने बताया है कि जनवरी में देश में थोक महंगाई 4.73% थी, जो कि फरवरी में घटकर 3.85% रह गई है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार फरवरी 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, गैर खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों, खनिजों और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल उत्पादों, रसायन और रासायनिक उत्पादों, विद्युत उपकरणों और मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी ट्रेलर की कीमतों की गिरावट के कारण आई है। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार फरवरी महीने में थोक महंगाई दर 25 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। वहीं इस दौरान खाद्य महंगाई 2.95% से घटकर 2.76% हो गई। थोक महंगाई के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो निर्माण उत्पादों की कैटेगरी में महंगाई दर 1.94% रही, जो जनवरी में 2.99% थी। सब्जियों के मामले में ये -21.53% रही, जो कि जनवरी महीने में -26.48% थी। अंडा, मटन, मछली के मामले में थोक महंगाई दर 1.49% रही, जनवरी महीने में यह 2.23% थी। प्याज के मामले में थोक महंगाई दर घटकर -40.14% पर पहुंच गई है, जो कि जनवरी महीने में -25.20% रही थी। और बात अमेरिका से जुड़ी खबर की करते हैं। अमेरिका में 2 बैंकों पर ताला लगने के बाद पूरे अमेरिकी बाजार में उथल-पुथल देखने को मिल रही है, जिसका असर कई देशों पर भी पड़ने की बात की जा रही है। लेकिन इन दोनों बैंकों की वजह से भारत को किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली काफी भरोसेमंद है और मजबूत है और भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। सिलिकॉन वैली बैंक दिवाला होने के बाद अमेरिका के वित्तीय बाजारों में जहां काफी उथल-पुथल मची है, वहीं भारत में इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली काफी भरोसेमंद और मजबूत है। स्टार्टअप शुरू करने वालों को इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक के धाराशायी होने से प्रभावित स्टार्टअप्स और उद्योग प्रतिनिधियों से प्रमुख मुद्दों पर बातचीत की और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि प्रत्येक स्टार्टअप को इससे उबारा जाए। Government of India's priority is first of all to tide over this crisis. So we are laser focused on making sure that every startup is able to navigate the storm, and whatever we need to do to make sure that they navigate the storm, we do. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा आयोजित इस बैठक में 450 से ज्यादा उद्यमियों और हितधारकों ने भाग लिया और खुशी जताई कि सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। बैठक में यूएस के फंड को भारतीय बैंकों में स्थानांतरित करने, क्रेडिट उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी बैंकों और हितधारकों के साथ काम करने पर विचार विमर्श किया गया। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सिलिकॉन वैली और अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली पर चर्चा हो रही है। एक हफ्ते में अमेरिका के 2 बैंकों पर ताला लग गया है। दिवालिया हुए बैंक की जमा को अमेरिकी रेगुलेटरी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आश्वासन दिया कि किसी भी निवेशक का पैसा नहीं डूबने दिया जाएगा। सिलिकॉन वैली बैंक का मुख्य काम दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को बैंकिंग सर्विस मुहैया कराना था। इस बैंक की मदद से स्टार्टअप्स को आसानी से फंडिंग मिल जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देखते हैं व्यापार जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में।
पीएम गति शक्ति पहल के तहत अब तक कार्यान्वयन के लिए 60,872 करोड़ रुपए की बंदरगाहों और शिपिंग के संबंध में कुल 101 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें से 4,423 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। राज्यों में गुजरात में 20,399.15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली सबसे अधिक 19 परियोजनाएं हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फरवरी 2023 में यात्रियों की संख्या 40 लाख के आंकड़े को पार कर गई। यह संख्या अब कोविड से पहले के स्तर तक पहुंच गई है, जब फरवरी 2020 में यात्रियों की संख्या 39 लाख थी। कोविड-19 महामारी से ठीक पहले फरवरी 2020 की तुलना में फरवरी 2023 में यात्रियों की संख्या में 2% की वृद्धि दर्ज की गई है। गूगल ने घोषणा की है कि वह गूगल चैट में स्पेस मैनेजर्स के लिए नए फीचर्स रिलीज कर रहा है, जिसमें ये तय करने की क्षमता शामिल है कि सदस्य किसी स्थान में सदस्यों या समूहों को जोड़ या हटा सकते हैं या नहीं। कंपनी ने स्पेस कॉन्फ़िगरेशन फीचर भी पेश किया है, जो स्पेस मैनेजर्स को यह चुनने की अनुमति देगा कि क्या सदस्य स्पेस विवरण जैसे नाम, आइकन, विवरण और दिशा निर्देश बदल सकते हैं या स्पेस के लिए चैट हिस्ट्री को चालू या बंद कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। मंगलवार के कारोबारी सेशन के बाद सेंसेक्स 338 अंकों की गिरावट के साथ 57,900 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 111 अंकों की गिरावट के साथ 17,043 पर बंद हुआ। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रहे हैं। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। और अगली खबर रक्षा, सुरक्षा और हथियारों के निर्माण और उसके आयात निर्यात से जुड़ी हुई दुनिया की एक बड़ी संस्था जो इंडिपेंडेंटली काम करती है, इस प्रकार के कामों पे शोध करती है कि कौन सा देश रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में कितने हथियार बना रहा है, निर्यात कर रहा है या फिर युद्ध से जुड़ी ये संस्था सिप्री है। इसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। क्या कुछ उस रिपोर्ट में कहा गया है, उसमें क्या बड़ी बातें हैं और भारत से जुड़ी हुई क्या बड़ी बातों का जिक्र इस सिप्री की रिपोर्ट में किया गया, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा भारत, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। और इस रिपोर्ट में क्या बड़ी बातें कही गई वो ये, 2013 से 17 के इस 5 साल के मुकाबले में जो उसके अगले 5 साल यानी 2018 से 22 के बीच में, इसमें भारत के रक्षा आयात में 11% की गिरावट आई है। यानी कि 2013 से 17 तक जितना हम विदेशों से रक्षा साजो सामान लेते थे, उसके मुकाबले अगले 5 साल
2017 से 18 से 2022 के बीच में उसमें 11% कमी आई है। ये कमी क्यों आई है? क्योंकि हमने खुद से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। मेक इन इंडिया से हो रहा है स्वदेशी रक्षा उत्पादों का निर्माण। मोदी सरकार का फोकस यही है क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार तेज गति से बढ़ रहे हैं और रूस से हथियारों का आयात में लगभग 37% तक की कमी आई है, क्योंकि भारत का परंपरागत तरीके से देखा जाए आजादी के बाद से लेकर अभी तक सबसे बड़ा रूस साझेदार रहा है, जहां से हम सबसे ज्यादा अपने रक्षा साजो सामान लिया करते थे। लेकिन बीते कुछ वर्षों में हमने मेक इन इंडिया से खुद को आत्मनिर्भर किया है। इस वजह से लगभग 37% तक की रूस से सामान में कमी आई है। पहले लगभग 64% होती थी, अब घटकर 45% पे आ गई है रूस से जो हम रक्षा का साजो सामान लिया करते थे। यह बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और उसके अलावा फ्रांस बना है भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश किस मामले में जो हथियार है, साजो सामान है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में अगर बात की जाए तो 62 लड़ाकू विमान से लेकर 4 पनडुब्बियां और अन्य साजो सामान जो हमने फ्रांस से खरीदा, उसकी वजह से फ्रांस हमारे रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले यहां पर अमेरिका हुआ करता था, ये एक अंतर आया है। 5 सालों में अमेरिका फ्रांस का निर्यात बढ़ा है, यानी इन दो देशों का निर्यात बढ़ा है, जबकि रूस, चीन और जर्मनी का निर्यात घटा है। यह अपने आप में वैश्विक एक परिदृश्य है जिसका रिपोर्ट खुलासा करती है कि किस तरीके से इसमें कमी आई है। 2013 से 17 के 5 साल के मुकाबले 2018 से 22 में चीन के हथियार निर्यात में लगभग 23% की कमी आई है। ये इस बात को भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं चीन को लेकर जो विश्वसनीयता की बात की जाती थी उसको लेकर भी बात निकल के आती है। आखिर 23% ये कमी दर्ज की गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 46 या कहा जाए कमोबेश 50 देशों को चीन अपने हथियार निर्यात करता है, यानी उनको बेचता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 54% हथियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को दिए जाते हैं। यह भी इस रिपोर्ट में खुलासा होता है, यानी कि लगभग आधे से ज्यादा साजो सामान बीते इन 5 वर्षों में चीन के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हैं। यह भी यह रिपोर्ट खुलासा करती नजर आती है। 2013 से 17 के मुकाबले 18 से 22 के बीच में पाकिस्तान का हथियार आयात करना 14% बढ़ा है, यानी कि वहां पे बढ़ा है। वो लगातार विदेशों से सामान खरीद रहा है, जबकि भारत 11% उसमें कमी आई है, क्योंकि हम खुद से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों मुल्कों के एक तरीके से हम कंपैरेटिव एक एनालिसिस भी कहा जा सकता है। रूस युद्ध के बाद से यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। और ऐसे में उस जरूरत के चलते ये अपने आप में दिखाई पड़ता है कि कैसे यूक्रेन दुनिया में सबसे ज्यादा जो साजो सामान है, हथियार है, उसको लेने वाला देश बन गया। और ये एक आंकड़ा है कि विश्व के जो बड़े हथियार आयातक देश है उनकी स्थिति क्या है। कमोवेश 11% भारत जो सबसे ज्यादा एक बड़े स्तर पे है, हालांकि 11% की कमी आई है, उसके बाद भी भारत अभी 11% पे है। उसके अलावा सऊदी अरब की बात की जाए तो 10 है, कतर पर बात की जाए तो 6% के साथ। इसके अलावा उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और चीन 5% के साथ में है, लेकिन भारत अभी भी 11% के साथ में। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि लगातार इसमें कमी आएगी, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन हम अगले स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश ये भी करते हैं कि किस तरीके से भारत लगातार अपने कदम आगे बढ़ाता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने जो आत्मनिर्भर होने के लिए जो कदम उठाए हैं वो कौन से कदम है उसका जिक्र भी हम करते हैं। क्योंकि 411 रक्षा साजो सामान को लेकर भारत ने एक जो सूची है वो जारी की हुई है, और ये सिर्फ और सिर्फ अब हिंदुस्तान में बनेंगे जो ऐसे सामान जो पहले विदेशों से बना करते थे। लगभग 400 सामान ऐसे हैं जो कि एक पॉजिटिव लिस्ट के माध्यम से तय कर दिए गए कि अब ये विदेशों से नहीं बल्कि भारत में बनेंगे। डीआरडीओ निजी क्षेत्र को भी क्षमता निर्माण में मदद कर रहा है, क्योंकि डीआरडीओ एक सार्वजनिक यानी भारत सरकार की एक पूरी संस्था है, लेकिन वो निजी क्षेत्र में भी लिमिटेड तरीके से उनकी क्षमता निर्माण में मदद कर रहा है, ताकि निजी क्षेत्र भी जो रक्षा उत्पादन है उसमें तेज गति से आगे बढ़ सके। क्या एक बड़े पॉलिसी डिसीजंस लिए गए, उसमें एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन कहीं ना कहीं एफडीआई को लेकर भी ऑटोमेटिक रूट से रक्षा क्षेत्र में 74% तक विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई। मोदी सरकार ने जो बड़े रिफॉर्म्स किए हैं डिफेंस सेक्टर में, उनमें से ये कम से कम एक नजर आता है। अगले स्लाइड की अगर बात करें तो आयुध फैक्ट्री बोर्ड का भी निगमीकरण किया गया है। आयुध फैक्ट्री बोर्ड बनाकर उसका निगमीकरण किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा रिफॉर्म था जिसकी लंबे समय से बात की जा रही थी। इसी प्रकार से रक्षा उत्पादन के लिए 7 नए पीएसयू भी बनाए गए हैं। ये अपने आप में हाल फिलहाल में कुछ वर्षों में हुआ है, शायद इसीलिए 11% की कमी आई है विदेशी निर्भरता को लेकर। मौजूदा बजट में 75% घरेलू पूंजी खरीद को मंजूरी दी गई है, यानी कि जो 75% सामान होगा वो हम अपने देश से ही एक तरीके से खरीदेंगे। तो इस प्रकार के पॉलिसी डिसीजंस भी बजट में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा एमएसएमई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी विकास कोष का निर्माण किया गया है।
यानी कि एक अलग से फंड बनाया गया है स्टार्टअप को मदद करने के लिए, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, उनको मदद करने के लिए, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेंगे। ये अपने आप एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन है जो निचले स्तर तक अर्थव्यवस्था को भी फायदा देगा और हमारी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी बढ़ावा देता नजर आएगा। 20,000 करोड़ के निवेश से बन रहे हैं 2 रक्षा कॉरिडोर, एक यूपी में, एक तमिलनाडु में। ये 2 रक्षा कॉरिडोर बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन पर तेज गति से काम चल रहा है। मेक इन इंडिया ही नहीं, अब मेड फॉर वर्ल्ड पर फोकस कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। अब हम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बना रहे बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड यानी दुनिया के लिए भी बना रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। 5 वर्षों में रक्षा निर्यात में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। भारत 75 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पाद जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। हम भले ही बहुत सी चीजें अभी इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन बहुत सी चीजें हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ गए हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। 2025 तक रक्षा निर्यात में 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया, यानी कि इतने रुपए का हम डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, ये लक्ष्य लेकर भी चला जा रहा है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। 2024-25 तक लगभग 2.25 लाख करोड़ के रक्षा निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, किस तरीके से हम लगातार अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2022 में देश में बने 86,000 से ज्यादा करोड़ के रक्षा उत्पाद, जबकि 2018 में ये महज 55,000 करोड़ के आसपास थे, यानी कि एक तेज गति से ग्राफ बढ़ता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर व्यय के 46% से घटकर लगभग 36% पर आ गया है। यह भी दिखाता है कि हम कैसे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस दिशा में यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अब अगली स्लाइड की ओर अगर रुख करें तो आप बता सकते हैं कि कैसे हम लगातार अपनी क्षमताओं पर तमाम बड़े जो रक्षा हथियार है वो बना रहे हैं। उनका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया। 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन जो सिस्टम है पूरा धनुष, वो हम अपनी दम पर बनाते नजर आ रहे हैं, यानी धनुष को लेकर हम लगातार बना रहे हैं। इसके अलावा T-90 टैंक की बात की जाए, अर्जुन की बात की जाए, T-72 टैंक की बात की जाए, ये सब कुछ हम अपने दम पर बना रहे हैं। यानी जो हम पहले कहीं निर्भर थे, आज खुद की दम पर बना रहे हैं। हल्के लड़ाकू विमान तेजस की बात हो या फिर चीता हेलीकॉप्टर, आज हिंदुस्तान में बन रहा है। स्वदेशीकरण हो चुका है। मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, मेक फॉर वर्ल्ड की बात की जा रही है। हल्के हेलीकॉप्टर, डोर्नियर विमान और रुद्र हेलीकॉप्टर भी अब हिंदुस्तान में बन रहे हैं। ये हमारी क्षमताओं के बढ़ते हुए एक तरीके से साहस को दिखाते हैं। सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल आकाश का भी अब भारत खुद अपनी दम पर निर्माण कर रहा है। इसी तरीके से अग्नि 5 मिसाइल की भी अगर बात की जाए तो वो भी अब हिंदुस्तान अपने तरीके से बना रहा है। यानी ऐसी तमाम विश्व स्तर की जो मिसाइल्स हैं वो हिंदुस्तान अपने तरीके से बना रहा है। इसके अलावा जल्दी से हम नजर डालते हैं कुछ और आंकड़ों पर, किस तरीके से भारत लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का निर्माण भी अपनी दम पर कर रहा है। और साथ ही साथ नौसेना के लिहाज से भी बात की जाए तो INS विक्रांत हो या फिर INS तरकश हो, ये भी अपने आप में भारत ने अपनी क्षमताओं पे बनाया है। और ये अब अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। और दुनिया की बड़ी बड़ी जो रिपोर्ट्स है वो भी इस बात का ओर इशारा कर रही हैं कि भारत का इंपोर्ट एक तरीके से कम हुआ है, 11%, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और भारत आत्मनिर्भर हो रहा है रक्षा के क्षेत्र में। ये मोदी सरकार की तमाम नीतियों को जिक्र साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कुछ और खबरों से बहुत जल्द आपको रूबरू कराएंगे। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है वो 2,000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं।
दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। भारत के पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार तापमान बढ़ रहा है, गर्मी की बीमारी से बचने के लिए सावधानियां आवश्यक है। टीवी, रेडियो, अखबार और मोबाइल फोन पर गर्मी की चेतावनी का ध्यान रखें। अधिक पानी और प्राकृतिक तरल पिए। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स टालें। काम ठंडे समय पर करें और दिन के सबसे गर्म समय 12 से 3 आराम करें। पशुओं को छाया वाली जगह में रखें और पर्याप्त पानी दें। केवल ताजा बना खाना खाएं। ताजे फल और सब्जियां अधिक खाएं। गर्मी की बीमारी के लक्षण पहचानें: कमजोरी, चक्कर, जी मिचलाना, अत्याधिक पसीना, ऐंठन, भ्रम, तेज सांसें, बेहोशी। तबीयत खराब होने पर प्राथमिक चिकित्सा लें और 108 या अन्य एम्बुलेंस सेवा बुलाएं या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल लाहौर स्थित उनके आवास पर घेरा डाले हुए है। गिरफ्तारी का विरोध कर रहे इमरान के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई है। पुलिस ने इमरान समर्थकों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालात के मद्देनजर उनके घर के पास अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी भी तैनात कर दी गई है और इंटरनेट सेवा को बर्खास्त कर दिया गया है। गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को आज गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच अदालत ने इमरान के खिलाफ वारंट पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया और अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी। इमरान ने वीडियो मैसेज जारी कर अपने समर्थकों से कहा कि मेरे जेल जाने पर भी संघर्ष जारी रखें। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के संभावित खतरे से निपटने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने कमर कस ली है। तीनों देशों में हुए ऑकस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को 3 परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियां मिलेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच बैठक में यह फैसला हुआ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के संभावित खतरों से निपटने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने अब कमर कस ली है। क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षा के पर कतरने के लिए 2 साल पहले हुए ऑकस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को 3 परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बियां दी जाएंगी। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच सैन डिएगो में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। परमाणु पनडुब्बी उपलब्ध कराने की ये योजना कई चरणों में पूरी होगी। पनडुब्बी को तीनों देश मिलकर विकसित करेंगे और इनका निर्माण ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इन पनडुब्बियों के लिए अमेरिका अपनी अत्याधुनिक तकनीक साझा करेगा। ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत में 3 यूएस वर्जीनिया पनडुब्बी मिलेंगी। बाद में तीनों देश मिलकर नई पनडुब्बियां विकसित करेंगे। हालांकि जो बाइडेन ने जोर देकर कहा कि ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बी में कोई भी परमाणु बम नहीं होगा। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि इन नौकाओं पर किसी तरह के परमाणु हथियार नहीं होंगे। परमाणु पनडुब्बियां परमाणु शक्ति से चलती हैं, उन पर परमाणु हथियार नहीं हैं। चीन इस ऑकस समझौते का हमेशा से विरोध करता रहा है। चीन का तर्क है कि ऑस्ट्रेलिया एक गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसे एक परमाणु शक्ति संपन्न देश अमेरिका परमाणु हथियारों की सामग्री दे रहा है।
जो एनपीटी समझौते की मूल भावना के खिलाफ है। साथ ही क्षेत्र में तीनों देशों पर शीत युद्ध की मानसिकता को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा रहा है। ये शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाली मानसिकता है और इससे हथियारों को खरीदने की दौड़ बढ़ेगी। क्षेत्र की शांति, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि उसकी पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से जरूर चलेगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वे परमाणु बम लेकर मिशन पर निकलेंगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि ये समझौता देश के इतिहास में रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश है। हमारे पूरे इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमता में सबसे बड़ा एकल निवेश है। इससे हमारे क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को मजबूती मिलेगी। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साझेदारी के तहत भविष्य में ब्रिटिश रॉयल नेवी को भी ऑस्ट्रेलियाई नौसेना जैसी पनडुब्बियां मिलेंगी। ब्रिटिश पनडुब्बियों में भी वही तकनीक और उपकरण लगे होंगे जो अमेरिकी नौसेना इस्तेमाल करती है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में ऑकस नाम का ये गठबंधन बनाया था। परमाणु पनडुब्बी को लेकर ऑकस के गठन के साथ ही से बातचीत चल रही थी। दरअसल हाल के सालों में चीन की नौसेना काफी सशक्त हुई है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक रुख भी अपनाए हुए है। सिर्फ ताइवान ही नहीं, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी आंखें दिखा रहा है। इस डील के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया का ऐसा 7वां देश बन जाएगा जो परमाणु पनडुब्बियां संचालित करता है। 1950 के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी तकनीक किसी के साथ साझा करने पर सहमति दी है। इससे पहले अमेरिका ने ऐसा समझौता सिर्फ ब्रिटेन के साथ किया था। और खबर खेल जगत से जुड़ी हुई। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत 15 मार्च से होने जा रही है। ऐसे में इस प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागियों में कितना उत्साह है, साथ ही साथ वह कौन से चेहरे हैं जिनसे देश को पदक की उम्मीद रहेगी, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मुक्केबाजी में देश के मुक्केबाजों ने विश्व स्तर पर हरदम अपनी सफलता का परचम लहराया है। बात चाहे ओलंपिक की हो या फिर विश्व चैंपियनशिप की या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की, देश के मुक्केबाज अपने मुक्कों की तपिश से विरोधी को झुलसाने में हरदम आगे रहे हैं और अब इसी आग को उफान देने के लिए भारतीय महिला मुक्केबाज आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ इस साल दिल्ली में तीसरी बार आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 12 भारतीय शामिल हैं। इस आयोजन में कुल 20 करोड़ रुपए का प्राइस पूल होगा, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। Big things that we've tried to do is to have more and more championships, international championships in India, and this is the third one. India is the first nation to host 3 world championships. This is the premier event, 74 nations, 350 participants, the largest number of nations ever in a world championship, and the largest number of participants ever in a world championship. So something for all of us to be proud of and happy. भारत की बड़ी उम्मीदों की बात करें तो इसमें पहला नाम निखत जरीन का आता है। साल 2011 में बॉक्सिंग में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी निखत को सीनियर स्तर पर वर्ल्ड चैंपियन बनने में 11 साल का वक्त लगा। इस मुकाम पर वो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आई। तुर्की में थाईलैंड की बॉक्सर को 5-0 से हराकर वो विश्व चैंपियन बनी। ऐसे में निखत से एक बार फिर से उसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद रहेगी। I'm looking forward to represent my country in this world championship and defend my title, but in the different weight category, in the new weight category, that is 50 category, which is an Olympic weight category. So I'm really excited and I hope कि मैं इस बार भी गोल्ड जीत के अपने देश का नाम ऐसे ही रोशन करूं जिस तरह से मैंने लास्ट ईयर किया था इस्तांबुल में। वहीं इस कड़ी में दूसरा नाम लवलीना बोरगोहेन का है, जो कि इस बार भी दम दिखाने को तैयार हैं। हालांकि लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक के बाद से कोई बहुत बड़ा धमाल नहीं मचाया है, फिर भी ये वो नाम है जिससे हर भारतीय को विश्व स्तर की इस प्रतियोगिता में पदक की आस तो रहती ही है। हमारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे पूरे कोचेस बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें हर चीज़ का फैसिलिटी मिल रहा है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है, BFI बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो आशा करते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे। हम लोग सभी का ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारे पूरे वेट कैटेगरी में मेडल लाने की। निखत जरीन और लवलीना के अलावा नीतू भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता नीतू घंगास 48 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी।
दिल्ली में 2018 विश्व चैंपियनशिप में प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाने वाली मनीषा मौन भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। मनीषा ने 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इनके अलावा कई और बॉक्सर हैं जो अपने स्तर पर अपने नाम को एक नई चमक देने के लिए तैयार दिखेंगे। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि भारत अपनी मेजबानी में एक बार फिर से इस विश्व चैंपियनशिप में छा जाने को तैयार रहेगा। नारायण सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज, दिल्ली। और बात तो फैक्ट चेक की। पीआईबी फैक्ट चेक में आज हम उस झूठी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सोशल मीडिया में लगातार फैलाया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने आज ट्वीट करके जानकारी दी है कि व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा फ्री मोबाइल रिचार्ज योजना के तहत सभी भारतीय यूजर्स को 28 दिन का रिचार्ज फ्री में दिया जा रहा है। यह दावा फर्जी है और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। ये भ्रामक और झूठी खबर है। तो न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको आज की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन्होंने नीट पीजी 2023 की परीक्षा दी थी वे आधिकारिक वेबसाइट nadboard.edu.in पर अपना एग्जाम रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सफल छात्रों को बधाई भी दी। नीट पीजी परीक्षा के सफल आयोजित करने और रिकॉर्ड 9 दिनों में ही परिणाम घोषित करने पर केंद्रीय मंत्री ने NBEMS की सराहना की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि NRC का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है और इस संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के संबंध में कोई खामी नहीं पाई गई है। गौरतलब है कि असम से सांसद प्रद्युत बोरदोली ने गृह राज्य मंत्री से लिखित में असम में हुई NRC के बारे में पूछा था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि जनवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में 1547 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो किसी भी वित्त वर्ष की तुलना में सर्वाधिक है। गृह राज्य मंत्री ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि अगले 5 साल विनिर्माण क्षेत्र, स्वास्थ्य देखभाल, फार्मास्यूटिकल, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्र में निवेश और बढ़ेगा। लोकसभा में सवाल का लिखित जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ने किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में समय समय पर वृद्धि की है। 2013-14 में जहां धान 1310 रुपए क्विंटल था, जो 2022-23 में बढ़कर 2040 हो गया। गेहूं जहां 2013-14 में 1400 रुपए क्विंटल था, वो 2022-23 में 2125 हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय मिलेट्स को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भी काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों और सदस्यों की आतंकी गतिविधियों से संबंधित मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई स्थानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही शोपिया, कुलगाम, पुलवामा और श्रीनगर सहित कश्मीर के कई हिस्सों में NIA की छापेमारी चली। दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता की। ऊर्जा संकट और तेल की बढ़ती मांग पर उन्होंने कहा कि तेल की वैश्विक खपत 96.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। देश में तेल की खपत में 3 गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत जैसी लोकतांत्रिक सरकार के लिए ऊर्जा सुरक्षा होना महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की उस क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें सरकार ने 1984 के भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी। गौरतलब है कि यूनियन कार्बाइड से जुड़े इस मामले में 2010 में ही क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल हुई थी। पीठ ने कहा है कि समझौते के 2 दशक बाद केंद्र द्वारा इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता। शीर्ष अदालत ने कहा है कि पीड़ितों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़ी 50 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल केंद्र सरकार लंबित दावों को पूरा करने के लिए करे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के बड़े निजी अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आमंत्रित किया है। अब तक 20 अस्पतालों ने मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन कर दिया है। इस संबंध में 62 कॉर्पोरेट अस्पतालों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक भी हुई है। बैठक में कॉर्पोरेट और चैरिटेबल अस्पताल चलाने वालों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल कॉलेज स्थापित कर वहनीय कीमत पर चिकित्सा शिक्षा शुरू करें।
दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम को रोकने के लिए विशेष तौर से काम कर रही है। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने ट्रू कॉलर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ट्रू कॉलर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को साइबर क्राइम के बारे में प्रशिक्षण देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो लोग साइबर क्राइम के शिकार होते हैं उन्हें ज्यादा देर इंतजार न करते हुए तुरंत न्याय मिल सकेगा और लोग अपनी चीजों को बचा सकेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बढ़ते भू राजनीतिक हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता लंबी दूरी की मैराथन का रूप लेती जा रही है। इसके चलते पश्चिम और चीन के बीच हथियारों की होड़ बढ़ रही है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में एक संबोधन में एडमिरल कुमार ने कहा कि इस क्षेत्र में दुनिया की कुछ ऐसी शक्तियां भी अपनी रणनीतियों का इस्तेमाल कर रही हैं जिनका इससे कोई संबंध नहीं है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे